हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम बीपीएससी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 13 दिसंबर 2024 को हुआ था और ये सीरीज ई का पेपर है, तो आप इस पेपर को लेकर बैठ सकते हैं। देखिए, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें हम जो भी चीज़ें वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें एज दे सकती थी, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। और जो भी, जैसे मैंने पहले भी बहुत सारी ट्रिक बताई हैं, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, अगर यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से जुड़े हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि सिमिलर स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, सिंगल वाला क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी जो है आप किस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन तक, मतलब जो आंसर तक, क्लोजली आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ पर हम बात करते रहेंगे। और इसके अलावा आपको इस समय लास्ट टाइम पे जो भी 7-8 दिन बचे हैं, उसमें जो आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और क्या क्या कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये जो इस पेपर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वीडियो जो होगी 2 पार्ट में होगी, जिसमें हम पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन था बॉक्साइट, सिनेवार, पाइराइट और लिमोनाइट, ठीक है। तो आपको लोहे के अयस्क, देखिए अयस्क जो होते हैं ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी पीसीएस के लिए भी, और इसके अलावा बीपीएससी के लिए, कोई भी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सभी में ये अयस्क जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अयस्क तो आपको याद होने ही चाहिए, इस बार भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और याद करना चाहते हैं तो इसमें कोरंडम भी आता है, कोरंडम, ठीक है। कोरंडम एक इसका अयस्क है, ठीक है। इसके अलावा क्रायोलाइट है, एक क्रायोलाइट होता है और एक एलुनाइट होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए, जो लोहे का अयस्क है वो है, एक तो हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, एक सीडेराइट होता है और एक लिमोनाइट होता है। तो लोहे का जो अयस्क है, लोहे का है लिमोनाइट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है, सिनेवार जो है पारा का है, ठीक है, एक मात्र होता है पारा का, तो सिनेवार जो है पारा का है, ठीक है। इसके अलावा जो पाइराइट जो होता है, पाइराइट जो कॉपर का होता है, तो कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास, ये सारे जो होते हैं कॉपर के होते हैं। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयरन का हो गया, सिल्वर का याद कर सकते हैं, गोल्ड का याद कर सकते हैं, तो सारे के सारे ये चीज़ें आप जो अयस्क के याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम का याद कर सकते हैं, पिच ब्लेंड और थोरियम का, ये सब चीज़ें जो है, जिस तरीके से चीज़ें जो और भी अयस्क पूछे जा सकते हैं, तो आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तलछटी, इग्नियस, रूपांतरित, क्रिस्टल। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने जो है, जैसे ये रूपांतरित, इग्नियस और तलछटी, तो हमने क्या पढ़ा होता है, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, ये सब पढ़ रखा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर कुछ समझ में आए, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो अगर आपने, मतलब ये है कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं उसका, ठीक है। तो देखिए, जब लावा का ठंडा होने की, जब लावा की बात आ रही है, तो सिंपल सी बात है, जब लावा से ठंडा होगा तो वो होती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इग्नियस रॉक बोलते हैं, तो इसका जो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, होता क्या है, जब पृथ्वी के अंदर जब तत्व पदार्थ पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा, तत्व पदार्थ पाया जाता है उसे बोलते हैं हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। और जो मेंटल में पाया जाता है, और इसके अलावा जब ये तत्व पदार्थ जब बाहर निकल जाता है, ये मैग्मा, तो मैग्मा जो है बाहर आने के बाद कहलाता है लावा, ठीक है। बाहर आने के बाद लावा कहलाता है, और लावा जब ये जमा हो जाता है, धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगता है, तो इसी से जो बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है, अर्थात आग्नेय चट्टान बनती है। और इसके बाद इसका अपक्ष और अपरतन से जो चट्टान बनती है उसे अपसादी चट्टान कहते हैं, और उसी अपसादी चट्टान में जब ताप दाब के कारण परिवर्तन होता है तो उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर अगली बार अपसादी चट्टान के बारे में पूछ लिया तो आप जो राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट 3 है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? देखिए, कटौती प्रस्ताव जो होता है, ये पहला तो आपको कटौती प्रस्ताव के बारे में पता होना चाहिए। कटौती प्रस्ताव जो होता है, ये जो होता है कि बजट में जो है, बजट में कटौती करने के लिए लाया जाता है, ठीक है, बजट में कटौती करने के लिए लाया जाता है। तो ये जो है 3 तरह की कटौती होती है इसमें। एक तो होती है सांकेतिक कटौती, आपको पता होना चाहिए, एक होती है नीतिगत कटौती और एक होती है आर्थिक कटौती, ठीक है। और ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, याद रखना, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, इतनी बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है और साधारण बहुमत से पास होता है। इसके अलावा इसे कोई भी सदस्य ला सकता है, जो लोकसभा का कोई भी सदस्य इसको ला सकता है, ठीक है। तो ये इतनी बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ सांकेतिक कटौती क्या होती है। सांकेतिक कटौती ये होती है कि सांकेतिक तौर पर जो है उसमें जो कुछ मनी कम कर दी जाती है, जैसे सांकेतिक तौर पर इसमें से 100 रुपये कम कर दिए गए, इस तरीके से, जैसे कोई भी बजट है उसमें से केवल सांकेतिक तौर पर कुछ मनी कम कर दी जाती है, तो उसको कहते हैं सांकेतिक कटौती, ठीक है। सेकेंड है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती का मतलब है कि उसकी नीति को ही खारिज कर देना, मतलब नीति ही खत्म कर देना, मतलब उसका बजट जो है, जो भी इसके लिए जो बजट, मतलब जो भी बजट बनाया गया हो उससे जो 1 रुपये कर देना बस,
₹1 कर देना, तो जब ₹1 में कौन सी नीति लागू हो जाएगी, तो इसलिए जो मतलब है नीतिगत कटौती कहते हैं उसको। इसके अलावा आर्थिक कटौती, आर्थिक कटौती का मतलब है जितना भी बजट दिया गया उसमें से कुछ एक हिस्सा जो है उसका, जैसे 10,000 करोड़ का दिया गया तो उसमें से 1,000 करोड़ कम कर देना, तो वो उसे कहते हैं आर्थिक कटौती। तो ये जो है बस इसमें क्या होता है, इसमें सरकार का जो बजट होता है, बजट के प्रस्तावों पर कटौती की जाती है, बस इतना याद रखना। तो इसमें क्या होता है, देखिए सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर आप जो है अगर आपको नहीं पता जैसे, तो आप इसमें सेंस कैसे सोच सकते हैं। देखिए संसद में कटौती प्रस्ताव है, संसद में कोई कटौती प्रस्ताव आया, ठीक है, तो सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, तो दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक तो हो नहीं सकता, कटौती इसके लिए कटौती प्रस्ताव तो दैनिक वित्तीय पर मतलब रेगुलर के खर्चों पर रोक, ठीक है। अगला देखिए सरकार के अनुदान पर रोक, तो अनुदान पर कटौती नहीं हो सकती, ठीक है। अगला भारत की संचय निधि से अनुदान पर रोक, तो देखिए अनुदान, और अभी देखिए इससे बढ़िया मतलब इनके तुलनात्मक तौर पर आपको पढ़ना होता है, इन विकल्पों में से आपको कौन सा जनरल और कौन सा अच्छा लग रहा है, पढ़ने के बाद किस में अच्छी वाइब्स आ रही है, मतलब वाली बात है। तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में, तो बजट प्रस्तावों के खर्चे होते हैं कटौती का प्रस्ताव करना, तो ये कटौती प्रस्ताव कहलाता है। देखिए इसमें वर्ड भी देखिए कटौती, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जैसे कटौती वर्ड है, कटौती का कटौती प्रस्ताव, क्योंकि उसी से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। कटौती प्रस्ताव है ये, इसके लिए मैंने कल भी बता रहा था, कल जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें जो है जो वर्ड होता है उससे रिलेटेड योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी से रिलेटेड टर्म दी जाती है। तो ये कटौती प्रस्ताव कटौती से, इस बेस पर भी आप कर सकते हैं कि कटौती से कटौती, ठीक है। तो कटौती प्रस्ताव क्या, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती। तो अगर आपको नहीं पता, नॉलेज नहीं है, तो आप इस सेंस से भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो 1912, 1913, 1911, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये जो है विकल्प स्पेशली बीपीएससी में बनता कि एक से अधिक, इसमें जो यूपीपीएससी में बनता वो बनता इनमें से कोई नहीं। तो ये समानता, ये विकल्प आपको नहीं चुनना, लेकिन बीपीएससी में ये समानता कई जगह विकल्प दे रखा होता, तो एक से अधिक वाले विकल्प को यहाँ पे देखकर एलिमिनेट करना, मतलब ऐसा नहीं कर देना, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं करना। तो इसमें फिलहाल एक से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए जब ये 3 टर्म दे रखे तो इसमें से एक नहीं होगा, तो ये करा गया था ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912 में, ठीक है। अंग्रेजों की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, 1912 में, ये आप सबको पता होता है। अगला है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ठीक है। तो आंग्ल समुदाय के प्रतिनिधित्व देने के लिए जो है लोकसभा में 2 सदस्य नियुक्त करते थे, पहले राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नियुक्त करते थे, और उसे क्या करा गया था 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको जो है मनोनीत करते थे, तो उन्हें जो समाप्त कर दिया गया था। तो बस ये जो उस समय का करंट का क्वेश्चन था इसलिए पूछ लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 5 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि राष्ट्र 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, कर दिया गया। अगला है भारतीय जो फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, लगभग 195 सदस्य हैं इसमें, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान इसका गठन हुआ था, ये सारी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। इसके जो इसके नियम होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ये पता होना चाहिए। इससे पहले गेट चलती थी, तो गेट के नियम बाध्यकारी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके नियम बाध्यकारी होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। का 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो अबू धाबी लिखा हुआ, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड या इंडोनेशिया, ठीक है। तो 6 का जो था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो करंट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WTO हो गया, WTO के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया या WHO हो गया, इस तरह के कोई भी जो भी संगठन बने हुए हैं, जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, तो उसमें जो भी पूछे गए हैं उनका देख लेना कि अभी भी कहाँ सम्मेलन हुए हैं हाल फिलहाल में। फिलहाल इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन जो 2025 वाला जो है वो कैमरून में होने वाला है, तो ये चीज़ आप देख लेना, अभी नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है, पूछेगा नहीं, ठीक है, दोबारा। बाकी जो है WTO के बारे में अगर पूछ रखा है तो WTO के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, मैंने बताई अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ओपन होते हैं, जितने होते हैं ईयर में 4 ओपन होते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा फिर फ्रेंच ओपन होता है, इसी क्रम में याद करिए, क्योंकि साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, और फिर जो होता है US ओपन होता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो है 3 फ्रेंच ओपन हो चुके हैं, 3 ओपन हो चुके हैं, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और US ओपन इस समय वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में इस समय चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद करने के सबसे बेस्ट तरीके कि इस समय सारे के सारे ओपन जो है जेनिक सिनर या कार्लोस अलकराज ने जीते हैं, ठीक है, कार्लोस अलकराज ने। तो पहला जो ऑस्ट्रेलिया ओपन क्रम से याद रखेंगे तो पहला है जेनिक सिनर का, दूसरा फिर कार्लोस अलकराज का, ठीक है, मतलब फ्रेंच ओपन, और विंबलडन है फिर जेनिक सिनर का, विंबलडन जो है जेनिक सिनर का, और ये वाला जो है अभी डिसाइड होगा, ठीक है। तो पूछेगा तो ये पूछेगा 2025 में भी 3 ही हुए हैं, जो US ओपन इस समय चल रहा है प्रेजेंट में, तो जेनिक सिनर, कार्लोस अलकराज, फिर जेनिक सिनर, और इसके बाद जो भी होगा, तो ये तो आएगा नहीं, US ओपन 3 है, तो 3 आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उस समय का जो था फिलहाल का आपका वर्तमान का तो ये है, और 2024 का जो था वो था कार्लोस अलकराज, तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2024 में
किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष या 82 वर्ष? तो देखिए ये 80, 85 और 82 ये तीन 80 की रेंज में है, तो आपको ये श्योर हो जाना चाहिए कि इसमें से 80 वाली रेंज में ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है 8 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 85 ईयर। ठीक है, 85 ईयर, मतलब ये नहीं, आप 90 ईयर नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्योंकि दो जो तीन ये सेंस होता है, बस ये सेंस की वाली बात है, अगर आपको नहीं पता था। बाकी आपको नॉलेज है तो सही है, क्योंकि ये उस समय का करंट के हिसाब से हो गया क्वेश्चन। अगला ये भी देखिए करंट का हो गया। आपको जो केंद्रीय बजट पढ़ना, मतलब राज्य बजट के अलावा जो बिहार का बजट है, तो उसके अलावा आपको केंद्रीय बजट भी पढ़ना। केंद्रीय बजट में क्या है, क्या योजना है, किस पर हमने फोकस किया है, इस बार बजट किस पर सबसे ज़्यादा है, नई योजनाओं के लिए कितना बजट किया गया है, टोटल बजट कितना है, उसमें राजकोषीय घाटा कितना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि दर कितनी रखने का कितने का अनुमान किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। संदर्भ 24-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? ये बड़े ज़्यादा ध्यान दिया करिए। ठीक है, अच्छे से नहीं किया गया, वरना कभी कभी हम कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं कि क्या गया पूछा था, नहीं किया गया। तो नारियल, तिल, मूंगफली या सोयाबीन? ठीक है, तो ये जो है आपने करंट पढ़ी होगी तो पता होगा, 9 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका है नारियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो NaCl विलयन का कॉपर धातु, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्राइड विलयन का कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन का एल्युमिनियम धातु, या फेरिक सल्फेट का विलयन का सिल्वर धातु? तो ठीक है, तो इसका जो जाएगा 10 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड विलयन का कॉपर धातु। ठीक, तो अगर आप इसमें सोच सकते हैं तो बस इस बेस पर सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉपर धातु 2 बार था, तो इनमें से आपका जो 50-50 आप जो है जा सकते थे। बस देखिए ये सिर्फ साइंस है, जब आपको कुछ नहीं आता तब की बात है। ये मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हमेशा कुछ नहीं, बाकी नॉलेज के बेस पर तो आपको जो है ये क्या होता है कि ये एक सारणी होती है, जो क्रियाशील सारणी होती है, उसमें जो है अगर कोई तत्व किसी के नीचे है तो उसको विस्थापित कर देता है, तो वो सब सारणी आपको याद होगी, तो आप उस बेस पर आपको चुन सकते हैं। ठीक है, तो 10 का जो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट है बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? पटना, भागलपुर, दरभंगा या सीतामढ़ी? ठीक है, तो 11 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागलपुर। ये आपको पता होगा बिहुला महोत्सव, अगर आपने बिहार BPSC स्पेशल पढ़ रखा है तो बिहार स्पेशल पढ़ रखा है तो आप जो है इसको आसानी से लगा देंगे भागलपुर। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है? तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है सामान्य, कि इस माध्यम की आवश्यकता किसके लिए नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सम्मेन है, संचालन क्या होता है कि अणु जो आपस में एक दूसरे को गर्म करते हैं, जैसे लोहे की रॉड जो होते हैं, ये होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? संचालन क्रिया बोलते हैं। अब जब आपने विकिरण पढ़ा होगा रेडिएशन, तो रेडिएशन के लिए जो कभी भी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। रेडिएशन जो है अगर आप निर्वात भी उत्पन्न कर देंगे, कुछ भी करेंगे, तो रेडिएशन जो है हमेशा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है रेडिएशन के माध्यम से, उसी लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई हमारा जो है प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी और 12th में भी पढ़ी होगी फिजिक्स की बुक में। ठीक है, तो 12 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विकिरण रेडिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्रतिबिंब का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्थानांतरण का प्रतिबिंब से कोई सीधा संबंध है नहीं। ठीक है, बाकी चालन और सम्मेलन आप समझते ही हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 13 देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल? तो आपको पता है HCl, ये जो है अमाशय में स्रावित होता है। HCl अम्ल जो है ये जो है अमाशय में जो है स्रावित होता है। ठीक है, HCl अम्ल जो है अमाशय में स्रावित होता है। कहाँ पे होता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से, गैस्ट्रिक ग्रंथि से होता है। और वहाँ पे 3 जो है अमाशय में पाचन होता है, 3 तरह के अम्ल निकलते हैं। एक तो HCl निकलता है, एक रेनिन जो दूध का पाचन करता है, और एक पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो डाइजेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ लीजिए। डाइजेशन सिस्टम से सामान्यतः क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले अमाशय में, फिर बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारी जो छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, पितरस वगैरह के बारे में ये पढ़ लेना, मुख गुहा के टाइलिन एंजाइम जो होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पढ़ लेना, लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो डाइजेशन सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना। तो आप जो एक टॉपिक पढ़ सकते हैं डाइजेशन सिस्टम पढ़ सकते हैं, मतलब एक नज़र में, कि अगर आपने मुश्किल से 10 मिनट भी दे दिए उसको, तो आपको जो है मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा उसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, तो ये एलिमिनेट, तो आप जो है ऑलरेडी 50-50 में तो आ गए। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए थे ये 2 विकल्प कि विवेकानंद का कौन से वाला होगा, लेकिन आप 50-50 में ऑलरेडी आ गए। और बाकी आपको थोड़ा सा सेंस होगा कि 1997 से स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो 14 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर किसी को नहीं पता तो भाई तब 50-50 है, या तो राइट भी जा सकता है या रॉन्ग भी जा सकता है। बट ये है कि इसके बेस पर अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या किसी को नहीं पता तो आप इन दोनों में से ही चुनना। रीज़न ये है कि स्वामी विवेकानंद प्रोबेबिलिटी इनमें ज़्यादा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा, तो ये एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता है फिलहाल। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो पटना, दरभंगा, देखिए हाल ही में बात है तो मतलब ये करंट का क्वेश्चन था, तो पटना, दरभंगा, गया, मुंगेर। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था, पटना। ऑप्शन नंबर ए राइट था, पटना। ठीक है, तो पटना में क्या गया था। तो नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो लाभकारी पद पर रोक लगाता, तो ये कि सांसद के संबंधित आर्टिकल नहीं है, तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया, सामान्यतः ऐसा नहीं पढ़ते हैं। तो 16 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 का सी आ जाएगा। इसमें आप कोई सेंस भी नहीं लगा सकते, पता तो पता, नहीं तो आपका जो रॉन्ग जाएगा ये। तो अनुच्छेद 102 का फर्स्ट का ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? ठीक है, तो चीन, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो ये भारत का होता तो आपको पता चल जाता मीडिया के माध्यम से। ठीक है, सामान्यतः फ्रांस जो है अभी जो है इन चीज़ों पर कम वर्क करता है, तो यूएस या चीन में से आप जो है एक विकल्प चुन सकते थे इस तरीके की कंडीशन में। और जो भी थोड़े अनोखे काम करता है वो चीन ज़्यादा करता है आजकल। ठीक है, याद रखना, तो चीन आप जो चुन सकते थे। 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिलहाल भारत को तो आपको पता होता, अगर इस तरीके की चीज़ आपको नहीं पता होता। फ्रांस सामान्यतः नहीं करता, सिंपल सी बात है, फ्रांस के सामने जो है चीन और यूएस ज़्यादा बेटर है, तो फ्रांस हम नहीं चुनेंगे, ये नहीं चुनेंगे, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आप चुन सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ, तो इनका पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना था, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम लगाना। तो सबसे पहले आपको पता है गारो खासी जयंतियाँ जो है मेघालय की पहाड़ियाँ जो है। ठीक है, फिर नंदा देवी, कामेत, केटू। तो इसका जो हो जाएगा पहला फर्स्ट आ जाएगा, फिर नंदा देवी आ जाएगा, फिर कामेत आ जाएगा, फिर केटू आ जाएगा, केटू गाड़ी में जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है। बाकी आप इधर से इधर भी याद कर लीजिए, सबसे पूर्वी वाली भी याद कर लीजिए, नामचा प्रभा, इसके बाद इधर भी याद कर लीजिए। ठीक है, नंगा पर्वत वगैरह जो भी है, तो आप जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे? देखिए, पहला तो आपको सबको पता होना चाहिए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, मावलंकर वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का क्रम आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति का क्रम आपको पता होना चाहिए कि पहले राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में कौन है। वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू है, उससे पहले कोविंद थे। ठीक है, तो इसके बाद महिला दो ही राष्ट्रपति बनी है, एक प्रतिभा पाटिल और एक जो है द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का क्रम, राष्ट्रपति का क्रम और एक जो है लोकसभा अध्यक्ष का क्रम, बस इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। और बाकी आप अपने मतलब जो स्टेट का देख सकते हैं कि बिहार में जो है जो विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह उनको देख सकते हैं, पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो फिलहाल ये इसका जो आंसर था नीलम संजीवा रेड्डी था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये है, तो ये एलिमिनेट हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है आसानी से, क्योंकि ये जो कंफ्यूज करने के लिए देता। अब तो आपको पता ही है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, एंड मार्कर किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने तो नहीं दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये वाला दिया था, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप जो है क्लोज आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सेंस अगर आपको नहीं पता, थोड़े से भी कन्फ्यूज, तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्या होता है, एग्जामिनर का माइंडसेट होता है कि आपको कन्फ्यूज करना, कि इससे कन्फ्यूज होंगे बच्चे। जिन्होंने कम पढ़ा होगा तो वो कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन जिसने थोड़ा सा ही पढ़ रखा होगा तो बस एक इसके माध्यम से बिल्कुल कंफर्म आंसर तक पहुंच जाएगा कि ये तो पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन तो कंफर्म हो गया। इसके अलावा क्या बचा, गांधी और सुभाष में से एक चुनना, तो हमें पता है कितना तो हमने पढ़ी रखा, बचपन से सुनते आए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? 10 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2020 और 26 जनवरी 2023। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी देखिए 10 अगस्त और 10 अगस्त, ये एलिमिनेट। ठीक है, इन दोनों को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये देखिए उसी कंडीशन में हो सकता है कि आप डेट नहीं याद रखते हैं। देखिए कोई याद नहीं रख पाता, किसी को सामान्यतः याद रह जाए कि एक आध पर फोकस हो जाता तो याद रह जाए और वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो चलिए देखिए ये तो एक किस्मत की बात हो गई, वरना 99% बच्चों को इस तरह की डेट्स याद नहीं रहती हैं। तो इस तरीके की डेट्स को चुनने का सामान्य तरीका यही है कि आप जो इसमें कॉमन देखिए 10 अगस्त, ये एलिमिनेट। बाकी आप सेंस लगाइए कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कब किया गया? तो देखिए, तो अगर पूछा गया तो ये सामान्यतः लेटेस्ट घटना हो सकती है, मतलब वर्तमान की घटना हो सकती है, हाल की घटना हो सकती है। तो इन दोनों में से आपको अगर चुनना ही है, क्योंकि 23 तक का ऑप्शन दे रखा, तो 19 और 20 में से आप क्या चुनेंगे, 20 वाला चुनेंगे। या आपने कहीं सुन रखा होगा यार मुझे मोटा थोड़ा सा अंदाजा लग पा रहा है कि ये जो है अभी हाल फिलहाल की घटना, तो ये 19 की तो नहीं है, तो 20 की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इस तरीके से आप चुन सकते हैं। 21 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये इस तरीके से आप चीज़ों को चुन सकते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ ने, अरविंदो घोष ने, मोतीलाल घोष ने, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं कि कई सारों ने लिखा होगा, तो ये तो है नहीं। ठीक है, तो इसका 22 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंदो घोष। ठीक है,
अरविंदो घोष का, ठीक है। बाकी द नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिख रखी है, ठीक है। और इसी तरीके से मोतीलाल घोष ने भी लिख रखी है। तो आप जो है इस चीज़ से ये कर सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई थी उन्हें जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हें आप याद कर लीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन आए इस तरीके का, मैं आपके भी आगे भी दिखाऊंगा आपको। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG में एक सौंपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस लोकसभा सीट से, तो किस लोकसभा सीट में, किस लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने जनजातियां याद कर रखी हैं तो आपने सौंपेन जनजाति जरूर पढ़ रखी होगी। सौंपेन जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसके अलावा जारवा जनजाति है, एक जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसके अलावा ओंगे भी है एक, और एक सेंटिनीज भी है। तो सेंटिनीज भी जो एक जनजाति है, एक ओंगे है, एक जारवा है, और इसके अलावा सौंपेन है। अगर आपने जनजाति भी याद कर रखी होंगी और ये चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी होगी तो आप जो ऑप्शन नंबर सी का चुन सकते थे, 23 का जो ऑप्शन नंबर सी चुन सकते थे सॉरी। इसके अलावा आपको जो है और भी सारी जनजातियाँ देख लेनी, जैसे स्पेशली झारखंड की जनजाति हो गई, ठीक है, हो बिरहर ये सारी हो गई, ठीक है, बुक्सा वोटिया हो गई उत्तराखंड की। इस तरीके की चीज़ें जो आप जो याद कर सकते हैं, ठीक है। भील, कोल, लंबाडिया, बेगा, सहरिया, ये सब चीज़ें जो आप जो याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार। तो अब जरूरी नहीं है आपने जो है कहीं से केवल अगर हाल की घटना पड़ी होगी तभी जरूरी है, आप जो इस बेस पर चुन सकते हैं कि हाँ ये जनजाति तो केवल अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था। आपने अगर ई दृष्टि पढ़ी होगी तो वहाँ भी मिला था, एडुटेड पढ़ी होगी वहाँ भी, स्पीडी पढ़ी होगी, कोई भी करंट अफेयर पढ़ी होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो फिनलैंड था ये, ठीक है। और वैसे भी देखिए, फिर देखिए मैं कहता हूँ जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, सिमिलर साउंड या सिमिलर वर्ड वाली या सिमिलर स्टेटमेंट वाली। तो देखिए फिनलैंड और आइसलैंड, तो इनमें से जो है एक आंसर होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये आप जो रिस्क ले सकते हैं इस बेस पे, तो ये जो है आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं फिनलैंड और आइसलैंड में से। तो आइसलैंड का तो कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपने जो थोड़ा बहुत भी अंदाजा होगा तो यहाँ से चुन सकते हैं। इन दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड है, तो बस ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से भी आप जो चुन सकते हैं। देखिए केवल पेपर जो नॉलेज पे नहीं निकलता, ये बात याद रखिए। आपको थोड़ा सा अपना स्मार्ट वर्क दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने ही पड़ेंगे। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, के रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो स्पीडोमीटर, एमीटर, ओडोमीटर या क्रोनोमीटर। देखिए दूरी मापने की बात कर रहा है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी स्पीडोमीटर तो नहीं कर सकता, स्पीडोमीटर तो स्पीड मापने के लिए किया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसी के वर्ड में स्पीड है, ठीक है। एमीटर आप बचपन से पढ़ते आएंगे, आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है, तो ये जो है क्या मापने काम आता है, विद्युत धारा मापने के काम आता है। तो ये तो हो गया। अब आपको ओडोमीटर और क्रोनोमीटर में से एक चीज़ चुननी थी, ठीक है, अगर आप इस बेस पर जाते थे। लेकिन आप अगर साउंड पे जाते थे तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, तो आपका कंफर्म हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ये आपने पहले से एलिमिनेट कर दिया था। देखिए मैंने क्या कहा, आप सिमिलर साउंड पे जाते तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, तो ये तो आपने एलिमिनेट कर दिया ऑलरेडी। और इसके बाद आपको स्पीडो, तो स्पीड से रिलेटेड हो ही गया, तो ये तो क्लियर हो गया। तो एक ही बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी चुन सकते थे। बाकी आप नॉलेज की बेस पर चुन सकते थे। स्पीडोमीटर ये होता है, एमीटर आपने पढ़ रखा, ओडोमीटर दूरी मापने के लिए होता है, और क्रोनोमीटर जो होता है घड़ी होती है एक तरह से, ये जलियान में यूज करी जाती है, जलियानों में, ठीक है। तो ये घड़ी होती है, तो क्रोनोमीटर जो याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं कि अल्टीमीटर हो गया, ठीक है, एमीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। बाकी अगर आपको नहीं आता है तो आप जो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में से एक चीज़ सुन सकते हैं, क्योंकि सिमिलर साउंड है, सिमिलर साउंड मैटर करती है, याद रखना। आप जो है इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी भी आपके पास 10 दिन है, ठीक है। आज कितना 5 है, तो लगभग आपके पास 7 दिन है। 7 दिन आपके पास पूरे कंप्लीट 7 डेज़ हैं, तो आप 7 डेज़ में इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया। तो 14 अगस्त। ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है, ये शायद पहले पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये जो आपको सबको पता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं। देखिए इस तरह की डेट होंगे तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता। कोई डेट्स दे रखी है, मतलब कोई भी अगर दिन एक समय दे रखा है, पर्टिकुलर समय दे रखा है, तो उसमें ये तो हो नहीं सकता एक से अधिक। भाई प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस एक ही दिन में मनाएंगे, ये थोड़ी ना कि आज आधा मना लिया कल आधा मना लिया। तो यहाँ तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ऑलरेडी। बाकी जो है आपको जो है थोड़ी सी आपकी नॉलेज, तो 1947 में तो कोई मतलब नहीं है। ये अगर हमें होता तो हम हर बार हमें सुनते हुए आते कि अगर 15 अगस्त 1947 को आज ये भी हुआ था, आज ये भी हुआ था। हमने 15 अगस्त 1947 बार में कई बार चीज़ें सुन रखी होती हैं। तो और वैसे भी एक चीज़ और भी देखिए, जो है 1946 ये एलिमिनेट। तो इस बेस पे भी आप चुन सकते हैं। तो इसका जो था ऑप्शन नंबर सी राइट था। कई सारे तरीके होते हैं। देखिए एक तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा हो, बहुत कुछ सुन रखा होता है, ये इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों में से एक चुनना है। तो आप हमारी कन्फर्मेशन भी है कि 1946 दो ऑप्शन में है, तो यहाँ से हमें एक ही चुनना होगा। बस यहाँ पे आपका 50-50 रह जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज आपको जरूरी होती है। बस जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तुरंत निकाल लेते हैं इसको, बस जो थोड़ा सा पढ़ रखे होते हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, उसके साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, ठीक है।
तो 26 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो दूसरी है, 10वीं है, चौथी है, 5वीं है। तो देखिए सेकंड है, और आज भी जो है सेकंड ही है, ठीक है। सन 2023 में भी यही थी और सेकंड ही है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है आपको पता ही है क्या क्या जोड़ा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तत्व ये जोड़े गए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा 28। ये तो हर बच्चों को पता होना ही चाहिए, ठीक है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन और नील्स बोर। तो इसका जो जाएगा 29 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जे थॉमसन। बाकी मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखी है, तो ईंट पर नाच, देखिए समानता हम भूल जाते हैं, ईंट पर नाच। तो ईंट का ई का मतलब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। पा का मतलब प्रोटॉन, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। और नाच का मतलब न्यूट्रॉन, और इसकी खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो ई का इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोज, पा का प्रोटॉन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने, और ना का न्यूट्रॉन, इसकी खोज चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। तो ये चीज़ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो परमाणु मॉडल का जो प्रस्तावित किया था, यहाँ से आप याद कर सकते हैं जे थॉमसन, ठीक है। रदरफोर्ड भी उससे जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में। अगला, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा / निर्माण वस्तु, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु, या विनिर्माण उपभोक्ता वस्तु। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का चेंज है, उपभोक्ता वस्तु, इसे कहता हूँ मैं सिमिलर स्टेटमेंट। तो देखिए पूंजी वस्तु, बाकी देखिए और बुनियादी ढांचा, निर्माण वस्तु और निर्माण वस्तु, ठीक है। बाकी देखिए आप ये कहेंगे नहीं उपभोक्ता वस्तु यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन ये पूरा इतना सिमिलर सेंटेंस नहीं है, ये बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इनमें से आप जो एक आंसर चुन सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी आप जो 50-50 मार गए, ठीक। तो देखिए ये कह रहा सांख्यिकी और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक का उत्पादन सूचकांक है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो इसका जो जाएगा 30 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा। तो फिलहाल इसमें 50-50 में आ गए, तो ऑप्शन नंबर सी आप जो इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तक तय किया गया, ठीक है। तो ये है 91वें संविधान संशोधन सन 3 के द्वारा, ठीक है। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक 61वां संविधान संशोधन है जिसमें आयु से संबंधित है, ठीक है। बाकी 42वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, 44वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 आपको पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लो, दल बदल वाला, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन वाला आयु सीमा को कम करना, मतलब मतदान के लिए। तो ये सारे संविधान संशोधन पता होना चाहिए आपको। 73वां पता होना चाहिए, 74वां पता होना चाहिए, ये जो पंचायती राज से संबंधित है, ठीक। तो ये संविधान संशोधन आपको जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो 91 जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट हो जाएगा 32 का, ये आपने पढ़ा होगा 3। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये 20 मामलों में भारतीय परिषद की सदस्य थी, वह नीति आयोग की सदस्य थी। तो नीति आयोग के सदस्य होते तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता, तो ये जो है नहीं होगा। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी, इन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पद को संभाला। देखिए अब ये पहली ये चीज़ होता है ना, पहली दूसरी, तो ये भी सामान्यतः वर्ड गलत होते हैं, बस ये एक रिस्क वाली बात है, अगर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी था, आपको अगर पता तो ठीक है, वरना तो हो सकता गलत भी हो जाता। 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की है, ठीक है। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहुअनुपात का नियम। तो रेडियोधर्मिता का नियम से इसका कोई मतलब नहीं है, रेडियोधर्मिता परमाणु से कोई संबंध नहीं है, रेडियोधर्मिता का परमाणु से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो हो जाएगा 34 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। रेडियोधर्मिता का कोई मतलब नहीं है इससे, तो ये जो आप याद भी रख सकते हैं। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए यहाँ पे देखिए मतलब परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो परमाणु मॉडल, परमाणु संरचना जो है केमिस्ट्री में कोई चैप्टर ये वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वाकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक था, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, वे अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो जाएगा आपका 35 का डी हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। अब एक चीज़ ये भी है, आपको ये ऑप्शन तो लेना ही पड़ेगा। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, तो आप कैसे साबित करेंगे उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है नहीं मिलता? ना आपने पुराण पढ़ रखे हैं, ना आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ रखी हैं, ना इस तरीके से लिखा होता है कि इनका उल्लेख पुराणों में नहीं मिलता। किसी भी बुक में आप नहीं देख पाएंगे ये चीज़, ठीक है। हो सकता है उन्होंने लिख दियो, लेकिन 99% केस में आप जो ना चीज़ें देख पाएंगे ना चीज़ें ये होती हैं, तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेना ही पड़ेगा, पर गलत है सही हमें नहीं पता, लेकिन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात लेनी पड़ेगी। अगर आप इस बेस पर चुनते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका ये हो गया। अब आपके पास बी और सी तो क्लियर हो गया। अब ये बकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, उन्होंने पहला नहीं बोला, उन्होंने वास्तविक संस्थापक, तो राजा प्रवरसेन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस बेस पर जो आप उपरोक्त में से कोई नहीं चुनेंगे ही चुनेंगे, मतलब इस विकल्प के बेस पर आप जो है इसका ऑप्शन नंबर डी ही चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 का जो पंचायती राज से संबंधित होता है, पता ही होगा आपको, के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल, संसद, राज्य वित्त आयोग, जिला कलेक्टर। तो 36 का जो है आपका ए हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज से संबंधित जितने भी काम होते हैं, पंचायती राज से संबंधित जो त्रिस्तरीय संरचना, उसमें जो है सारे के सारे काम राज्य विधानमंडल करता है। बस ये बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राज्य विधानमंडल ही होगा उसका आंसर। आज तक का देख लेना ये भी चीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म होगी? तो सार्वजनिक संरक्षण अनुसंधान संघ, शेष संशोधन की आंशिक गणना, पब्लिक काउंसिल ऑफ, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया। फिलहाल इसका जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 37 का आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध के विषय को छोड़कर, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? ठीक है, देखिए दल बदल वाला जो निर्णय करता है वो करता है लोकसभा का, मैं लोकसभा स्पीकर करता है और विधानसभा में विधानसभा स्पीकर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये तो गलती हो गया। बाकी जो है जो निर्णय जो करता है वो हमेशा जो करता है वहाँ पे, जैसे लोकसभा में कोई सदस्य अगर जो है उसकी जो अयोग्यता का निर्णय जो करता है वो करता है राष्ट्रपति, और राज्य में करता है राज्यपाल, ठीक है। तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये चुनाव आयोग की सलाह पर करता है, बस चुनाव आयोग की सलाह जरूरी है इसमें, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का तो कोई मतलब नहीं है, उच्च न्यायालय में तो हम कोई भी जो है याचिका डाल सकते हैं। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इन दोनों में से आपको चुनना। तो चुनाव आयोग नहीं करता, अधिकांश बच्चे राज्य चुनाव आयोग लगाया होगा, लेकिन नहीं, वो राज्यपाल करता है, याद रखना। और वहाँ पर जो करता है राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के सदस्य का योग्यता का निर्धारण वहाँ पर राष्ट्रपति करता है, यहाँ पर राज्यपाल करता है। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पिला ज्वर कहा जाता है? तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एक ही बीमारी होगी, सबको तो नहीं कहा जाएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, ठीक। अगला जो है, जैसे इसमें जो टाइफाइड है, तो टाइफाइड को जो पहला तो ये जीवाणु बीमारी है, सारी की सारी जीवाणु बीमारी है। और इसमें पिला ज्वर कहा था, वो कहा था एंथ्रेक्स को, एंथ्रेक्स। ये जो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जीवाणु क्या होते हैं। तो देखिए जीवाणु की जो खोज किसने की थी, वो की थी, जीवाणु का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है लिविनहॉक को। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका नामकरण किया था एरनबर्ग ने, ये बात आपको पता होना चाहिए। जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से, एक जीवाणु का नाम है। इसी तरीके से निमोनिया होता है, निमोनिया किससे होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया से। इसी तरीके से 6 रोग है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। इसी तरह से टेटनस है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनिस होता है वो। और इसके अलावा इनसे कौन कौन से जो है अंग प्रभावित होते हैं? जैसे टाइफाइड से यकृत होता है, निमोनिया से फेफड़े होते हैं, ठीक है। 6 रोग से क्या होता है? 6 रोग से भी फेफड़े होते हैं। और इसके अलावा टेटनस से जो होता है वो हमारा जो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसका आंसर जो है पिला ज्वर जो होता है एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स वायरस। एक और होता है जो एंथ्रेक्स बीमारी जो पाई जाती है सामान्यतः भेड़ और बकरियों में पाई जाती है, भेड़ बकरियों में पाई जाती है। एक ये जो ना, ये जो जीवाणु होता है ये बैसिलस होता है, ये रॉड शेप का होता है, बैसिलस, इसे बैसिलस बीमारी, बैसिलस जीवाणु बोलते हैं। और इसी का एक प्रकार होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाने के काम में आता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये चीज़ें आपको इतनी बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस। 40 का है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? नर्मदा, तुंगभद्रा, महानदी। देखिए ये सारी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और ये सारी की सारी जो है अरब सागर में गिरती है वाली नदी। तो ये अलग जो है नर्मदा है, ठीक है। या ये जो पश्चिम में, बाकी सब पूरब की तरफ बहती हैं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, भारत के गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में क्या कारण है? तो देखिए क्या कारण है। शहरों में अधिक श्रम की मांग, तो बिल्कुल सही बात है। गांव शहरों के बीच असंतुलित विकास, बिल्कुल सही बात है भाई। वहाँ पर ज़्यादा विकास है तो वहाँ पर सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, और हम जो शिक्षा के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, स्वास्थ्य के लिए आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, बिल्कुल नहीं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार होता तो बिहार यूपी के लोग जो है इधर उधर क्यों काम करते फिरते, ठीक है। तो नहीं होता, ठीक है। अधिकांश जो गांव के बच्चे होते हैं आजकल जो शहरों में काम करने जाते हैं, बड़े शहरों में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं अपना बोनस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो सबका राइट होना चाहिए, इसमें आप एक नहीं चुन सकते। नेक्स्ट है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आपको जितने भी आंदोलन है, फराजी आंदोलन है, इसके अलावा जो भी छोटे छोटे आंदोलन जो भी हुए हैं
उनके जो है आपको सबको पता होना चाहिए। देवबंद आंदोलन है, उसके संस्थापक कौन है, बाकी आपको ये जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, और जो है ये जितने भी हैं यंग बंगाल आंदोलन, ये सारे के संस्थापक आपको पता होना चाहिए। तो इसके जो है आपका जो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। तो 42 का जो जाएगा आपका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 42 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो द ब्रोकन विंग, लोक संग्रह, निर्बल सेवक, इंडियन नेशन। तो देखिए ये जो है सामान्यतः जो है ये जो है बिहार से संबंधित है सामान्यतः ये पत्रिका। तो इसमें फिलहाल 43 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोक संग्रह। द ब्रोकन विंग जो है अगर आपको याद करनी है तो सरोजनी नायडू की है। ठीक है, और जो निर्बल सेवक है ये महेंद्र प्रताप की है, जो महेंद्र प्रताप की। ठीक है, और इंडियन नेशन जो है ये कामेश्वर की है। एक इंडियन नेशन कामेश्वर ने निकाली जो बिहार से संबंधित थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अगला है क्रिसल की रेटिंग, जो क्रिसल रेटिंग होती है के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, ये रेटिंग एजेंसी जो है ये जो है किससे पूंजी बाजार से संबंधित होती हैं। मैंने आपको कभी बताया होगा कि जो है जो हमारा जो वित्तीय बटा हुआ होता है, जो वित्तीय तंत्र, एक तो होता है मुद्रा बाजार में और एक होता है पूंजी बाजार में। यहाँ पर जो लेन देन जो होता है 1 वर्ष से कम के लिए होता है और यहाँ 1 वर्ष से 1 वर्ष से अधिक के लिए होता है पूंजी बाजार में। ठीक है, तो पूंजी बाजार की रेटिंग एजेंसियाँ, तो बॉन्ड जो होता है पूंजी बाजार का उपकरण है। तो बॉन्ड बाजार में कितनी बढ़ने की उम्मीद है, कितने बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो अब जैसा आपको ये बात नहीं पता तो आप जो है आप कोई भी साइंस ले सकते हैं, बस वही बात है, कोई भी ले सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर 20 फिलहाल इसका राइट था, तो आप तुक्का लेंगे तो कोई भी ले सकते हैं, किसी भी इस पे ले सकते हैं। अगला है 46 है, राजनीतिक संगठन है उसके संस्थापक हैं। ठीक है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी है तो अपना सोशलिस्ट पार्टी से तो ये होगा जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे, इसमें कुछ नहीं थे। फॉरवर्ड ब्लॉक से जो है आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और खास तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से जो अम्बेडकर थे। तो इस तरीके से आप जो नॉलेज के बेस पे भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो 46 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। तो देखिए पहले का ये खाकसार नाम से समझ में आ रहा होगा, इनायतुल्ला। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का जो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के हो जाएंगे आपके BR अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक का आपको पता ही है सुभाष चंद्र बोस 1939 में इसका गठन करा था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी? तो देखिए उस जो है अब वैसे भी निर्वाचन आने वाला है, आपको पता ही है बिहार का निर्वाचन होने वाला है इसी साल के लास्ट में। तो आपको जो है इससे पता होना चाहिए कितनी सीट्स हैं, क्या कितनी विधानसभा, कितनी लोकसभा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा कितनी है तो ये सब पता होना चाहिए। 47 का जो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुई से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यायाधीश जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो 48 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो ये आपको पता तो पता, वरना आप इसमें सेंस नहीं ले सकते। संदर्भ 11 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये संदर्भ 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, तो ये सारी जनसंख्या आपको पता होना चाहिए। लिंग अनुपात आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे संदर्भ 11 की जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है। तो 49 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कटिहार। नेक्स्ट निम्नलिखित में ऊष्मा छेपी। देखिए 2 तरह की क्रिया होती है, एक ऊष्मा छेपी होती है जो ऊष्मा का छेपण करती है, मतलब बाहर निकालती है, और एक होती है ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा का शोषण करती है। तो इसका जो जाएगा आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, सेकंड थर्ड। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना भुजे हुए चूने के साथ पानी का प्रतिक्रिया। आपका जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं साइंस में, तो आप जो एक मोटा मोटा तौर पर आपको उसको देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पर उसको देख सकते हैं। तो 50 का जो जाएगा आपका 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 51 का वैशाली, भागलपुर, जमुई, मधेपुरा। तो ये जो है ये सूची हो जाएगी कि मतलब कौन सी सूची से किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो जाएगा आपका वैशाली का जो जाएगा पुष्प उत्पादन से संबंधित है, ये वैशाली पुष्प उत्पादन से संबंधित है। भागलपुर रेशमी वस्त्र से, ये आपने पढ़ा होगा। जमुई वस्त्र जो है ये सोना से संबंध, जमुई जो है सोना से है, जमुई सोना से। और मधेपुरा जो रेल डिब्बा कारखाने से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 51 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार। देखिए मोटरसाइकिल में बैटरी किसका क्या काम करती है? उससे ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे, तो जीवन को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सूर्य करता है या सूरज जो भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो बस ये है, ये साइंस है, ये इसमें कहीं पढ़ना नहीं होता। ठीक है, तो 52 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 देखिए कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानसभा को पुनर्विचार लौटा सकता है? तो ये समय कोई डिसाइड नहीं होता, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, कोई भी समय सीमा नहीं है, मतलब इसे एक तरह से समझ ले पॉकेट बीटों की ताकत समझ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 54 निम्नलिखित में शासक ने हर्ष के समय असम का शासन किया था? किस शासक ने असम का शासन किया था? तो ये नहीं है, आप इसमें से जो है
एक से अधिक ले लेंगे, एक से अधिक नहीं लेंगे तो असबद जहाँ, भास्कर बर्मन, राजा दाहिर। तो असबद जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ ये जो एक महिला का नाम लग रहा है तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 54 का जो हो जाता है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। इस बेस पर आप जो चीज़ों को जो है चुन सकते हैं। देखिए असबद जहाँ हो सकता नहीं हो क्योंकि महिलाएं सामान्यता नहीं होती थी, और ये जो है ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में से एक चुनना हो तो भास्कर बर्मन, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। और एक और कि असम का शासन किया था, तो राजा दाहिर वहाँ से संबंधित नहीं था। राजा दाहिर का अगर आप देखेंगे तो राजा दाहिर जम्मू कश्मीर से संबंधित था। राजा दाहिर जो उस समय था जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था, आपको पता होगा, जब मोहम्मद बिन जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, तो उस समय वहाँ से संबंधित है राजा दाहिर। तो ये इस बेस पर भी आप चुन सकते हैं। तो अगर इतनी नॉलेज है आपको तो ऑप्शन नंबर भी आप आसानी से चुन सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जेम्स कीन्स, जेम्स विल्सन, सर WR मैन्सफील्ड, सर ऑस्टिन चैम्बरलैन। ठीक है, तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो इस आप किस बेस पर चुन सकते हैं, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है तो आपको पता तो सही है, वरना तो आप जो तुक्का ले सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। इनमें से कौन सी नदी किनारे स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे पे स्थित है? तो सीन का तो आपको पता ही है, इस बार ओलंपिक भी हुआ था तो आपको पता ही है, पेरिस। सीन नदी के जो किनारे स्थित है पेरिस स्थित है। इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो बेलग्रेड, ये सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, सर्बिया की। ये जो किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। इसके अलावा हंगरी बुडापेस्ट भी जो है डेन्यूब नदी के किनारे ही है। ठीक है, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो 65, 86, देखिए 86 का तो कोई मतलब नहीं है, आपने उसको अगर उसका पिक देखा होगा 86 का तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इसका जो है 57 था ना, 74 है। तो 74 और 86 बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, हैवी वेट हो जाता है, तो ये तो आप नहीं चुन सकते थे। इन दोनों में से आप एक चुन सकते थे, तो आप जो 57 था फिलहाल ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको सेंस भी यूज करना होता है। नेक्स्ट देखिए, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? शैवाल, कवक, फन, खमीर। तो 58 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, फन। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा फन में होता है। ठीक है, कबक, शैवाल, खमीर में नहीं होता, फन में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना अधिवेशन के कौन थे 1912 में? ठीक है, तो 59 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, RN मधुलकर। तो आपको जो देखिए, जो भी बिहार आप BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए तो उन सबको आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी बिहार के अध्यक्ष रहे वो सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो बिहार में जिसने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, वो शायद वो भी बिहार से जुड़े हुए थे। तो इस तरीके के जो बिहार में जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो 59 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता, तो ये कुछ नहीं है, उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर बाएँ मुड़ा, तो बाएँ कैसे मुड़ेगा? ऐसे मुड़ेगा, फिर 40 मीटर चलेगा, फिर बाएँ मुड़ेगा, फिर बाएँ मुड़ा, और फिर 20 मीटर चला, ये आ गया। फिर उसके बाद दाएँ मुड़ेगा। ठीक है, तो फिर 20 मीटर चलेगा। अब अपनी मूल स्थिति से कितने, तो देखिए यहाँ पे ये अपनी मूल स्थिति, ये इसकी मूल स्थिति थी, तो 40 तो ये हो गया और 20 ये हो गया, 40 + 20 60 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता। देखिए मैंने क्या कहा था, महत्वपूर्ण कोरेंडम मैंने अभी याद कराया था, क्रायोलाइट ये याद कराया था, किससे याद कराया था? एल्यूमिनियम का याद कराया था। तो इसी पेपर में आपने 2 बार जो है अयस्क के क्वेश्चन देख लिए। तो अयस्क कितने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अयस्क जो है आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कर नहीं सकते मतलब करना ही पड़ेगा। एल्यूमिनियम, लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट। ठीक है, टिन का कैसेटेराइट होता है। ठीक है, चांदी का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, ये सब जो है आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम का, क्रायोलाइट और कोरेंडम। बाकी सिनेबार किसका बताया था? पारा का बताया था। ठीक है, पिचबिलेंट किसका बताया था? यूरेनियम का बताया था। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल संवर्धन मूल्य, तो GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता है, तो GVA का संबंध बस उसी से है जैसे GDP का जो योगदान होता है। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान जो माना जाता है सामान्यतः 18% माना जाता है मोटे तौर पर। तो 18% के करीब कौन है? ये वाला। और दूसरी बात, द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो माना था सामान्यतः 28% माना जाता है। तो ये कौन है? इसके करीब। और तीसरे क्षेत्र का 55% माना जाता है, ये जो इसके करीब है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बस इतनी अगर मोटा आपको अंदाजा था तो आप जो इस बेस पर भी चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्नोपोलिस है? लंदन, सिलिकॉन वैली, मॉस्को या पेरिस? तो 63 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकॉन वैली। तो टेक्नोपोलिस जो है सिलिकॉन वैली है। तो आप जो इस तरीके के वर्ड भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त
स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए गैसों का द्रवीकरण जो होता है, तो गैसों के द्रवीकरण के लिए आपको जो है दाब क्या चाहिए, उच्च दाब चाहिए। द्रवीकरण करने के लिए जो है आपको दाब जो चाहिए वो उच्च दाब चाहिए, लेकिन तापमान जो चाहिए कम चाहिए। बस ऑप्शन नंबर बी ये आपको पता होगा। द्रवीकरण तभी हो सकता है जब दाब बहुत उच्च होगा। गैसों का द्रवीकरण तो तभी कर सकते हैं जब बहुत उच्च दाब होगा, तापमान कम होगा। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो फिर वो भाप ही बना रहेगा। तो मतलब इतना सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बाकी 24 जनवरी 1950 को जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, राष्ट्रीय गाना अपनाया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 26 नवंबर 1949, 50 नहीं 1949 को जो संविधान बनकर हमारा जो है तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है इसे। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो लागू हो गया था। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं, मतलब कौन सी ये सरकार जो है सही नहीं है इसमें? तो प्रीति सरकार जो है सतारा में चली थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रैयती सरकार, ये खेड़ा गुजरात में नहीं चली थी, तो ये जो है ये इसका गलत हो जाएगा। और जातीय सरकार तमलुक बंगाल में चली थी, ये बिल्कुल पता है। प्रजामंडल जो है तालछड़ उड़ीसा में चली थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब नहीं पूछा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो है इससे आप अगर याद नहीं है तो याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था। ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था 1924 में, तो कोझिकोड था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये तो सिंपल किसी भी करंट में पढ़ लिया होगा। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? राजगीर, नालंदा, गया, वैशाली। तो 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की थी? ये भी आपने जो किसी भी करंट अफेयर में पढ़ा होगा, तो ये थे सत्यजीत गुप्ता। 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो प्लाज्मा, WBC, RBC और रक्त प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 70 का जो जाएगा आप सबको पता है, 70 का ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा जो होता है, ये इसका 55% भाग होता है। और 45% भाग जो होता है इसे कहते हैं रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं पाया जाता है WBC, RBC, रक्त प्लेटलेट। WBC क्या होती है? ये जो होती है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। RBC जो है ये हमारे शरीर में जो है जैसे प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, और जो RBC जो होती हैं ये इसके बारे में पता होना चाहिए, जो हमें लाल रंग प्रदान करती हैं। ठीक है, ये आपको सब पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जो प्लाज्मा जो 55% भाग होता है हमारे रक्त का, और 45% जो होता है रक्त केशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्लाज्मा। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं 71, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह? तो देखिए आपको अगर कोई बंदरगाह नहीं पता तो जो तमिलनाडु के बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो इसका जो है चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, चेन्नई। तमिलनाडु के बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह, 71 का सी। और इसके अलावा आप जो और भी याद कर सकते हैं कि कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से। तो बंदरगाहों से भी समानता एक क्वेश्चन आ जाता है, चाहे UPPC कोई भी स्टेट PCS हो, बंदरगाहों से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, ठीक, तो 71। और बाकी कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है? जैसे मुर्मुगोवा गोवा का है। ठीक है, और कोच्चि केरल का है। तो चेन्नई तमिलनाडु का हो गई, मुंबई का हो गया। ठीक है, तो 71 का जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। 72 देखिए, अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कीर्ति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक थे? मोहम्मद बली हसन, अली मोहम्मद साद, शेख मियाँ जान, बदरुल हसन। तो 72 का जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अली मोहम्मद साद और मोहम्मद बली हसन, इस बेस पर आप चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो ये TC, TE, TI या TH, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट था TC। ठीक है, 73 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो 74 का ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2021 में किया था। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में मिलान कीजिए। तो देखिए आपको पता, इतना अगर आपको इनमें सब चीज़ें नहीं पता तो इतना तो पता था, पेशवा जो होता था एक तरह का प्रधानमंत्री होता था। राजा जो होता था वो छत्रपति होता था, और प्रधानमंत्री होता था पेशवा होता था। बी का जो है फर्स्ट अगर आप लेंगे तो बी का फर्स्ट एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोत में एक साथ हो ही नहीं सकता। अगर इस बेस पर चुनेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? सचिव जो हो जाएगा, पत्राचार प्रभारी हो जाएगा, सामंत जो हो जाएगा विदेश मंत्री हो जाएगा, और अमात्य जो हो जाएगा वित्त मंत्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसके इस बेस पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 75 भी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका डाउट है आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और बाकी अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप अभी बता देना। बाकी अगली वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।